Dear student, I hope you are well. Today we are going to study Chapter 2 History, Standard 7 New Kings and Kingdoms. In this chapter, I want to tell you the duration of this chapter is 7th century to 12th century. That is the time period. In this period, we will see in the subcontinents like that, you can say Pakistan, Afghanistan, Burma, Bhutan, the medieval period. इस एरिया के जो किंग थे वो अपने को काफ़ी डेवलप कर रहे थे और इस समय जो डायनेस्टीज़ का दबदबा था वो था राष्ट्रकूट राजाओं का, कन्नौज राजाओं का। इमर्जिंग न्यू डायनेस्टीज़ थी। इनके साथ साथ बड़े बड़े वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे जिनके पास अपनी आर्मी हुआ करती थी, अपनी सेना हुआ करती थी। और उस समय लैंडलॉर्ड भी होते थे। लैंडलॉर्ड जिसके पास काफ़ी ज़मीन हुआ करता था या जो लोगों को पैसा दिया करते थे और उसके बदले में वो टैक्स लिया करते थे या फिर पैसे के बदले में मूलधन के साथ साथ अतिरिक्त कुछ चीज़ें एज ए गिफ्ट और ऐसा समझो कि एज ए इंटरेस्ट लिया करते थे। जो सामंत हुआ करते थे उस समय एक राजा के नज़दीक रहने वाला वर्ग था, वो था सामंत। सामंत का काम था कि राजा के लिए, राजा के कहने पर राजा को सपोर्ट करना। सामंत तो वह वर्ग था जिनके पास अपनी आर्मी होती थी और वो राजा को खुश करने के लिए गिफ्ट दिया करते थे। राजा के इलाके में रह कर के कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि राजा के इलाके में ही ये खुद को इतना डेवलप कर लेते थे कि राजा से भी शक्तिशाली हो जाते थे और अपने को ही राजा मानने लगते थे। डायनेस्टीज़ राम में बात करें तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, उस समय की ये सब प्रमुख डायनेस्टीज़ थी। जो चोल वंश के राजा थे उनके नज़दीक में ब्राह्मण ज़्यादा रहते थे और ये जो है उनके ऑफिशियल वर्क किया करते थे। और उस समय गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश चलता था, उसका प्रमुख जो राजा था हरिश्चंद्र था। और कर्नाटका में उस समय चालुक्य वंश का जो राजा था कादम मयूर शर्मा, ये भी काफ़ी चर्चित रहा है। उस समय के जो राजा थे अपने को बड़ी बड़े पोस्ट, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तो इस समय इस तरह से बड़े बड़े नाम और टाइटल रख लिया करते थे अपने को गौरवान्वित करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। तो उस समय जो वर्ग था वो राजा, सामंत और ब्राह्मण, 3 वर्ग था और ये तीनों मिलकर के जो है राज्य को चलाने का काम करते थे। सरकार को चलाने के लिए सरकार टैक्स लेती थी। किससे टैक्स लेती थी, यहाँ एक क्वेश्चन है। तो यह टैक्स जो है सरकार प्रोड्यूसर से लिया करती थी। प्रोड्यूसर में किसान, व्यापारी, पशुपालक, यानी ये लोग रेंट दिया करते थे। और जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी थे वो राज्य के बाहर और राज्य के अंदर ये जो है टैक्स राजा इनसे लिया करता था। राजा जो है अपने गुणगान के लिए इंक्रिप्शन तैयार करवाता था। खास तौर से तमिलनाडु की बात करें तो राजा अपने महत्व को बताने के लिए जो टेम्पल हुआ करता था वो जो है टेम्पल पे इंस्क्रिप्शन करवाता था और अपनी अच्छाइयों को वहाँ लिखवाता था। इसके बाद राजा जो है राज्य के विस्तार के लिए वो दूसरे राज्य पे जब अपना आधिपत्य करता था, दूसरे राज्य पे अपना राइट करता था युद्ध करने के बाद, तो वहाँ का जो सामान होता था उसको जो है अपने राज्य में मिला लेता था, वहाँ की जगह ज़मीन और वहाँ के लोगों को भी। हमने पहले पढ़ा है दास और दासी, तो दास और दासी यही हुआ करते थे कि राजा क्या करता था कि वहाँ के लोगों को जब जीत लेता था तो दास और दासी की तरह अपने जो है घर पे रखता था और उनसे काम लिया करता था। इसके बाद ट्रेड रूट्स हुआ करते थे जहाँ से लोग व्यापार किया करते थे। तो व्यापार करने के लिए भी राजा जो है ट्रेड रूट्स के जो लोग व्यापारी लोग व्यापार करते थे उनसे भी टैक्स लिया करता था।
इसके बाद दूसरे राजा की जो आर्मी होती थी जीतने के बाद उसको भी अपनी ही आर्मी में मिला लिया करता था। राजा प्रशस्ति, एक टॉपिक आता है प्रशस्ति की बात। तो प्रशस्ति क्या होता है? ये कॉपर प्लेट पे, जो तांबे का प्लेट होता है, राजा इस पे अपना गुणगान करवाता था। कहने का मतलब अपनी बड़ाई के लिए वो प्रशस्ति लिखवाता था। तो ये प्रशस्ति में कोई गारंटी नहीं होती थी कि राजा ने जो बातें प्रशस्ति में लिखवाई हैं वो 100% सही हो। राजा कभी कभी अपनी अच्छाई के लिए, अपनी बड़ाई के लिए अपनी अच्छाई को लिखवाता था। इसमें राजा अपने दान को दिखाता था, ब्रिलियंसी को दिखाता था, अपने ज्ञान को लिखवाता था, और बड़े बड़े मैंने युद्ध लड़ा है अपनी बहादुरी को दिखवाता था। और कहा तो ये जाता है कि एक नागभट्ट करके राजा था जो कलिंग के आसपास, उसके सामने बताया जाता है कि यह राजा के सामने सभी राजा नतमस्तक हो जाते थे। और ये राजा जो है ब्राह्मणों को दान भी दिया करते थे। ब्राह्मणों को जो दान दिया करते थे, इसमें जो भी चीज़ें राजा देता था तो एक शील्ड आता है। शील्ड का मतलब ये हुआ कि राजा जो है ओरिजिनलिटी का पहचान होता था। तो राजा कल्हण ने इसके विषय में लिखा है। इसके बाद वारफेयर में पैसे के लिए लोग लड़ते थे और राजा अपने विस्तार के लिए काम करता था। इस तरीके से उस समय का कन्नौज जो 7वीं सेंचुरी से लेके काफ़ी जो है चर्चित रहा है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग भी यहाँ तक अपना शासन ट्राई बोला जाता है कि ये 3 गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज और तमिलनाडु, यहीं के राजा ज़्यादा लड़ते थे अपने राजा को पावर दिखाना होता था। तो टेम्पल की जो एरिया होती थी, सब टेम्पल में बताया जाता है कि भाई ज़्यादा पैसा होता था और सोने चांदी होते थे, और वहाँ का एरिया जो है आसपास के लोगों को दे दिया जाता था। वहाँ से जो कुछ वो उगाते थे उससे जो है टेम्पल का खर्च चलता था। इसके बाद बात कर लेते हैं तो उस समय महमूद गजनवी करके एक गजनी का शासक था। वो सेंट्रल एशिया से भारत आया था और कई बार जो है लगभग 17 बार उसने जो है सोमनाथ पे आक्रमण किया। और उस समय जो अपने यहाँ के एक प्रमुख राजा थे, आप लोगों को भी जानकारी होगी, सोमनाथ ये सूरत में है। और इसमें एक प्रमुख राजा थे चौहान डायनेस्टी के। तो इससे पहले हम समझ लें कि जो ये गजनी आता था तो बड़ा इंटरेस्टेड था कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। इसके लिए उसके दरबार में अलवर्णी करके एक व्यक्ति था जो लोगों के विषय में लिखता था। चौहान डायनेस्टी 1168 से 1192 तक चला है। इसमें ये अजमेर से लेकर के वेस्ट ईस्ट तक जो है फैला था। मोहम्मद गोरी 1191 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित हुआ, लेकिन फाइनली वो जो है फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और बंदी बना करके उसके दरबारी का चंदर बरदाई के साथ उसको गोरी जो है ले गया अपने स्टेट में। और वहाँ ले गया तो उनको जो उनकी आंखें फुड़वा दी और बाद में जो है उनको मारने की चेष्टा भी किया। तो उनके जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदर बरदाई ने लिखा कि 4 अस्त 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर गोरी बैठा है अब न चूक चौहान। पृथ्वीराज ने एक ऐसा बाण मारा जो गोरी को जाके लगा और वो जो है मर गया। फिर इसके बाद चोल डायनेस्टी का उदय होता है, जो श्रीलंका के आसपास जो है इनका राज्य विस्तृत था। और कावेरी नदी से जो डेल्टा से जो कैनाल्स निकाले जाते थे, इससे लोगों की सिंचाई अच्छी होती थी और लोग जो है अच्छी फसल उगाते थे। और जो वहाँ का गांव एरिया था, वहाँ का एक एरिया था, राजा था मुट्रीमार, ये पल्लव डायनेस्टी का जो है काफ़ी चर्चित था। राजेंद्र वन श्रीलंका साउथ ईस्ट के, ये भी काफ़ी चर्चित शासक रहे हैं। तो टेम्पल के जो आसपास का एरिया था उसको गांव के लोगों को दिया जाता था ताकि मंदिर का खर्च चले। और उस समय चोल वंश के राजा देखोगे तो देवी देवताओं की ज़्यादा पूजा किए हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए मैप 2 में देखा जाए तो जो नदियों से चैनल्स निकलते थे उससे सिंचाई होती थी और अच्छे फसल उगाया जाता था। राजा अपने गुणगान के लिए कुएँ खुदवाना, तालाब बनवाना, ये सब काम किया करता था। गांव के लोग भी इंटरेस्टेड होते थे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। तो गांव में एक तमिलनाडु के पास किसान बस्ती थी जिसको नाडू कहते हैं। ये नाडू जो हुआ करते थे ये गांव के लोगों की व्यवस्था करते थे। राजा इन्हें खुश करने में विवेंद्र वेलर की उपाधि देता था। ब्राह्मण को लैंड ग्रांट्स पे ब्रह्मदेव राजा दिया करता था, जिससे जो है टेम्पल पे वो खुश होकर के
राजा का गुणगान लिखा करता था। तो इस तरीके से नगरों की व्यवस्था के लिए राजा जो है तरह तरह के काम करते थे और कई कमेटी बनाते थे, और इस कमेटी का काम होता था कि समय समय पर राज्य की व्यवस्था करना और राजा को जो है खुश रखना। इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।